Hello everyone, myself Dr. Renu from Government Girls College Sirohi and students in continuation to previous classes of BSc Part 2 Botany Paper 1st. Today we are going to discuss about convergence in tree habit. यानी कि वृक्ष की जो प्रवृत्ति होती है वो किस प्रकार से अभिसारित हुई, किस प्रकार से एक यूनिसेलुलर एल्गी से हमने शुरुआत की थी क्लास के बच्चों की। सबसे पहले जो पुराना टाइम था एंशियंट एरा की बात की थी कि उस टाइम जो था सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर एल्गी से डेवलपमेंट शुरू हुआ था। सबसे पहले एल्गी बैक्टीरिया के बाद में साइनोफाइसी के बैक्टीरिया के बाद एल्गी आई थी और एल्गी के बाद में ब्रायोफाइट, उसके बाद में टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, यानी कि सीड हैबिटेट, किस तरीके से सीड हैबिट डेवलप हुई, किस तरीके से पैरेललिज्म हुआ और किस तरीके से कन्वर्जेंस यानी कि सम्मिलन की ये प्रक्रिया कैसे कंप्लीट हुई। इससे पहले की क्लासेस में हमने ये डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि कन्वर्जेंस एंड इवोल्यूशन ऑफ ट्री हैबिट की ये जो वृक्ष की प्रवृत्ति हुई है उसका फैलाव हुआ कैसे, उसकी अभिसारिता कैसे हुई, किस प्रकार से ये जो प्रोसेस थी वो शुरू हुई। क्योंकि हमने बताया था इससे पहले की प्रीवियस क्लासेस में बच्चों आपको कि एल्गी जो थी वो फर्स्ट, अगर हम कहें प्लांट का अगर हम बात करें तो हम जिन्हें कंसीडर करते हैं एज अ प्लांट, तो एल्गी वो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म थे बच्चों जिनको हमने एज अ प्लांट कंसीडर किया था। तो किस तरीके से एल्गी से वृक्ष प्रवृत्ति अभिसारित हुई, तो हमें पता है कि इससे पहले की क्लासेस में हमने ये बताया कि वृक्षों में आकार की विविधता पाई जाती है। डेफिनेटली मॉर्फोलॉजिकल जो होती है, मॉर्फोलॉजिकल डाइवर्सिटी पाई जाती है। और ये डाइवर्सिटी आपने कैसे देखी है बच्चों कि अलग अलग प्लांट होते हैं, उनमें ऊंचाई अलग अलग होती है, उनके जो वुडी कैरेक्टर्स होते हैं यानी कि उनके जो कास्टीय लक्षण होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उनके लाइफ साइकिल में अलग अलग डिफरेंस पाया जाता है। बहुवर्षीय जीवन चक्र, मतलब ये वृक्ष की प्रवृत्ति में हम बता रहे हैं कि आकार की विविधता में क्या क्या हो सकता है, ऊंचाई, उनके कास्टीय लक्षण, उनका बहुवर्षीय जीवन चक्र, ये सब कैरेक्टर्स होते हैं ट्रीज के। मतलब बड़े जो वृक्ष होते हैं उनके कैरेक्टर्स होते हैं और विभिन्न असंबद्ध पादप समूहों द्वारा अधिकाधिक प्रकाश प्राप्ति के लिए ऊंचाई के लक्षण को विकसित किया गया है। मतलब हम क्या कह रहे हैं बच्चों कि ये कैरेक्टर्स कैसे डेवलप हुए। पादप जगत में हमें पता है कि ट्री हैबिट का विस्तार हुआ क्यों, क्योंकि उनकी वुडी हैबिट और उनकी जो पेरेनियल लाइफ साइकिल है उसके अलावा इनके वृक्षों में बहुत कम या नहीं के बराबर समानताएं पाई जाती है। मतलब मैक्सिमम जो ट्रीज में समानता पाई जाती है उनका यही है, या तो ऊंचाई या उनका वुडी हैबिट या फिर पेरेनियल लाइफ साइकिल। और इसमें भी अधिकाधिक मात्रा में प्रकाश के लिए हमने देखा है कि हाइट का कैसे हम कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि हाइट में क्यों हुई बच्चों वृद्धि, क्योंकि प्लांट्स ज़्यादा थे तो डेफिनेटली प्रकाश को प्राप्त करने के लिए कंपटीशन ज़्यादा था, तो पहले प्रकाश को प्राप्त कर लेना, इसके लिए प्लांट की हाइट धीरे धीरे होकर के बढ़ने लगी। और उसके बाद में तो आप देख ही रहे हैं कि प्रेजेंटली आपके सामने जो ट्रीज हैं वो उसका उदाहरण है, जीवित उदाहरण है। तो अगर हम बात करें कि थोड़ा सा हिस्ट्री अगर हम देखें बच्चों, तो सर्वप्रथम जो था फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स जो थे वो आज से लगभग 400 मिलियन वर्ष पूर्व, यानी कि सिल्यूरियन एरा जहाँ चलता था, हम उस टाइम की बात कर रहे हैं जब हमारी पृथ्वी पर विकसित हुए थे ये 400 मिलियन वर्ष पूर्व, जिसे आप सिल्यूरियन एरा कहते हैं। और पहली बार आज से लगभग 390 मिलियन वर्ष पूर्व डेवोनियन पीरियड में इन संवहनी पौधों ने वृक्षों का विकास हुआ था। यानी कि वृक्षों का विकास, पहले तो हम कह रहे हैं वेस्कुलर प्लांट्स जो थे वो तो 400 मिलियन ईयर्स पहले यानी कि सिल्यूरियन एरा में आए थे। और ट्री हैबिट की बात कर रहे हैं हम, तो ट्री हैबिट जो है वो 390 मिलियन वर्ष पूर्व यानी कि डेवोनियन पीरियड जो हुआ था उसमें वृक्ष प्रवृत्ति का विकास हुआ था। और इसमें भी इसके बाद में 100 मिलियन वर्षों में, अर्थात लगभग 260 से 290 मिलियन वर्ष पूर्व के काल में पृथ्वी पर पीट कोयला, पीट मतलब लिग्नाइट और पीट और ये जो है वो कोयले के प्रकार हुए। तो ये जो कोयला उत्पन्न करने वाले कार्बन युक्त दलदली आवासों यानी कि स्वयं पर सघन वृक्षावली युक्त घने जंगलों में सबसे पहले मतलब ट्री हैबिट कहाँ आया था, तो वो जहाँ मतलब बहुत ज़्यादा दलदली आवास पाया जाता था, स्वयं जो आवास था जहाँ पर पीट कोयला बनता था, उत्पन्न करने वाले वो जो होते थे एनवायरनमेंट था, वहाँ पर सघन वृक्षों का सबसे पहले विकास हुआ था। और उसके बाद में आधुनिक काल में पृथ्वी के कुछ वृक्ष क्षेत्रों में सघन वृक्षों में वृक्ष ट्री फर्न्स तो पाए जाते हैं, लेकिन कुछ अन्य प्रकार के विशालकाय टेरिडोफाइट जैसे कि
जेंट साइज हॉर्स टेल, जिसे आप मैंने लिखा है, देखो बच्चों, ये जेंट साइज हॉर्स टेल और क्लब मॉस जो है वो एग्जाम्पल जो होता है क्लब मॉस का वो लेपिडोडेंड्रॉन, ये आज से लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व ही पृथ्वी की से विलुप्त हो चुके हैं। मतलब हम क्या कह रहे हैं कि ये जो इवोल्यूशन की प्रोसेस हुई है वो सडनली नहीं हुई है, उसमें बहुत सारे मिलियन ईयर्स का टाइम इन्होंने लिया है और इस टाइम ड्यूरेशन में कुछ प्लांट्स तो कुछ ट्रीज तो विलुप्त हो चुके हैं। एग्जाम्पल है ऑस्टेल और लेपिडोडेंड्रॉन। और वर्तमान में क्या है कि इनके हमें मतलब लुप्त हुए का मतलब ये है कि ये उस रूप में नहीं पाए जा रहे, लेकिन ये स्मॉल रूप में, स्मॉल साइज, रिलेटिवली स्मॉलर साइज में ये आज भी पृथ्वी पर शेष रह गए हैं। और इनका क्लासिकल एग्जाम्पल है सिलेजिनेला एंड इक्विसिटम, ये दोनों ही पृथ्वी पर अभी पाए जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं अनावृत बीजियों की वृक्ष प्रवृत्ति में अभिसारिता, मतलब जिम्नोस्पर्म की बात कर रहे हैं बच्चों हम कि जिम्नोस्पर्म में किस प्रकार से समय में परिवर्तन के साथ ही धीरे धीरे जंगल, खाद्य आदि में अनावृत बीजी पौधों का अवतरण हुआ, यानी कि प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म जो थे वो कब आए थे हमारे डोमिनेंस में, 200 to 300 मिलियन वर्ष पूर्व। और उस टाइम कौन सा चल रहा था बच्चों, अनावृत बीजी पादप समूह में अनेक आदिम और प्राचीन सीड बियरिंग प्लांट्स जो हैं वो इसमें इंक्लूड हैं, जो आज केवल फॉसिल फॉर्म में ही पाए जाते हैं। यानी कि पहले जो एक टेरिडोस्पर्म जो कहलाते थे, फर्न्स एंड जिम्नोस्पर्म के बीच की योजक कड़ी। क्या कह रहे हैं बच्चों हम कि ये जो जिम्नोस्पर्म है वो और फर्न्स यानी कि टेरिडोफाइट्स के बीच की जो योजक कड़ी होती है उन्हें हम पहले जो एक टेरिडोस्पर्म्स कहते हैं। और कार्बोनिफेरस युग में ये जो थे फर्न्स थे, कार्बोनिफेरस एरा जो था वो फर्न्स का एरा ऑफ फर्न्स कहलाता था। और फर्न्स के समान ही पत्तियां एवं आदिम बीज का पाया जाना तथा कार्बोनिफेरस युग में इनकी उपस्थिति एवं अस्तित्व इनका आदिम फर्न समान पौधों से उत्पत्ति होने का प्रबल प्रमाण देता है। क्या कह रहे हैं ये, क्योंकि आदि फर्न से ही जिम्नोस्पर्म जो है वो डेवलप हुएंगे। और इनका स्ट्रॉन्ग जो एविडेंस है वो क्या है कि इनकी जो लीव्स होती हैं, लीफ का जो पैटर्न है उनमें बहुत ज़्यादा समानता पाई जाती है और डेफिनेटली प्रिमिटिव सीड भी इनमें पाए जाते हैं। इसीलिए इन्हें बीजीय फर्न या टेरिडोस्पर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। कार्बोनिफेरस युग में वृक्षकाय फर्न एवं दैत्याकार डायनासोर के साथ पृथ्वी पर एक छत्र साम्राज्य था। कब हम कार्बोनिफेरस एरा की बात कर रहे हैं बच्चों, कि इस टाइम में जिम्नोस्पर्म और वृक्षकाय फर्न्स का दैत्याकार डायनासोर के साथ में पृथ्वी पर एक छत्र साम्राज्य तो स्थापित था, लेकिन समय में बदलाव के साथ साथ ही ये सभी पादप और जंतु हमें पता है बच्चों की कि अधिकांश जो थे वो जीवाश्मीय रूप में ही पाए जाते हैं, क्योंकि ना तो अब वो फर्न्स रहे हैं और डेफिनेटली डायनासोर पे तो आपने बहुत सारी मूवीज़ वगैरह में देख भी रखा है सारे एराज और किस तरीके से उनका इवोल्यूशन हुआ था और किस तरीके से वो एक्सटिंक्ट हुए, ये सारा आप जानते हैं। तो ये कार्बोनिफेरस युग के बाद के जो एरा आया उसमें इस तरीके के जो ट्री पैटर्न था वो भी आजकल फॉसिल फॉर्म में ही रह गए हैं, वो भी प्रिमिटिव हो गए हैं और फिलहाल एट प्रेजेंट इतने डेवलप्ड फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं। अब बीजीय फर्न्स के अतिरिक्त अनावृत बीजों में प्राचीन लुप्त गण कॉर्डाइटल्स और साइकेडोडेल्स के भी जीवाश्म पाए गए हैं। मतलब हम क्या कह रहे हैं कि सीड फर्न्स तो हैं ही हैं, इसके अलावा भी हमारे पास में अनावृत बीजी पौधों में सीड फर्न्स के अतिरिक्त भी प्राचीन विलुप्त ऑर्डर्स पाए जाते हैं। और ये ऑर्डर्स क्या हैं, कॉर्डाइटल्स और साइकेडोडेल्स। ये जो है बच्चों वो जीवाश्म रिकॉर्ड में हमारे पास में प्रेजेंट है, जीवाश्म के रूप में पाए जाते हैं। चैम्बरलेन ने इन 1990 एंड 1935 इन कॉम्बिनेशन में हम कहें तो 1936 में चैम्बरलेन इनके अनुसार सर्वप्रथम विशाल सघन वनों का निर्माण गण कॉर्डाइटल्स के सदस्यों के द्वारा ही किया गया था। ऐसा चैम्बरलेन ने कहा है कि कॉर्डाइटल्स ही वह गण था जिसके द्वारा जो हम देख रहे हैं सघन वनों का निर्माण हुआ है। और उसके बाद में मीसोजोइक महासल पाया, जो कल पाया था मिसोजोइक एरा जिसे आप कहते हैं। तो मीसोजोइक एरा को बच्चों एरा ऑफ साइकेड्स की ही कहा जाता है, यानी कि साइकेड्स का ही वहाँ पर उस वक्त हम कह सकते हैं कि छत्र राज्य कह सकते हैं और कि सिर्फ साइकेड्स ही पाए जाते थे, उसके अलावा अधिकतर जो थे वो विलुप्त हो चुके थे।
अनावृत बीजों के शेष जो पादप वर्गों में जीवित एवं जीवाश्मी दोनों ही प्रकार के सदस्य सम्मिलित हैं और साइकेड्स के 10 वंशों के भौगोलिक वितरण को सही तरीके से निरूपित करना एक, मतलब हमारे पास में साइकेड्स के लगभग 10 जो हैं वो जीनस प्रेजेंट हैं बच्चों, स्पीसीज प्रेजेंट है, जीनस कहेंगे हम, और उनको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करना एट प्रेजेंट हमारे लिए बहुत ही एक मुश्किल टास्क है। साइकेड्स में सामान्य वृक्ष प्रवृत्ति में अनेक प्रारूप पाए जाते हैं। कैसे? जैसे कि जैमिया, मैक्रोजैमिया और स्टैंगेरिया में तना जो होता है वो कंदिल तना पाया जाता है, ठीक है, और आंशिक या पूर्ण रूप से भूमिगत होता है, यानी कि भूमि के अंदर दबा रहता है, जबकि मैक्रोसाइकस कॉलोकोमा का पौधा जो होता है ऊंचा ताड़ या खजूर के समान दिखाई देता है। मतलब हम एक ही उसकी बात कर रहे हैं, जीनस के अंदर ही हम बता रहे हैं कि साइकेड्स में किस प्रकार में प्रारूप पाए जाते हैं। और चैम्बरलेन के अनुसार माइक्रोजैमिया होपियाई सर्वाधिक ऊंचाई यानी कि लगभग 60 फीट हाइट वाला वृक्ष है, वहीं मैक्सिकन साइकेड्स जो है डियोन स्पाइनुलोसम की ऊंचाई जो है वो 50 फीट नापी गई है। क्योंकि साइकेड्स के सदस्यों में पादप शरीर की वृद्धि बहुत ही धीमी गति से होती है, अतः इनके विशाल वृक्षाकार पौधों की आयु बहुत अधिक होती है, और इनके बड़े पौधों की आयु की गणना हमें वृक्ष के तने पर उपस्थित किसके द्वारा, परमानेंट लीफ बेसेस जो होते हैं उसके द्वारा हम इनकी जो होती है वो लाइफ स्पैन को काउंट करते हैं। गिंकोएल्स, ये गिंको बाइलोबा एकमात्र इसका जीवित सदस्य है। ये जो ऑर्डर है गिंकोएल्स उसमें एक ही एकमात्र जीवित सदस्य बचा है जिसको गिंको बाइलोबा कहते हैं। इस गण में सम्मिलित पौधों को हम लिविंग फॉसिल के नाम से जानते हैं बच्चों, क्योंकि ये लिविंग फॉसिल्स कहलाते हैं। और गिंको बाइलोबा चीनी उत्पत्ति का एक अनावृत बीजीय वृक्ष यानी कि एक जिम्नोस्पर्म है, चाइनीज ओरिजिन का था ये गिंको का प्लांट, और इसकी जो जीवाश्मीय प्रलेखों के अनुसार आज से लगभग 180 मिलियन वर्ष पूर्व जो थे वो ये गिंको बाइलोबा पाया जाता था। मीसोजोइक महाकाल में गिंको जैसे पादप समूचे विश्व में ही पाए जाते थे, मतलब उस वक्त वो वाइडली फैले हुए थे। नाउ नेक्स्ट ऑर्डर इज कॉनिफेरल्स। इसके सदस्यों का इतिहास गिंको एवं साइकेड्स की तुलना में अधिक प्राचीन बताया जाता है। यह क्या थे, कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन जो एरा था उससे लेकर के प्रेजेंट एरा जो है आधुनिक युग में विश्व के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में फैले हुए हैं। और इस गण में 51 तो जीनस पाए जाते हैं और 548 स्पीसीज का पाया जाना अभी तक रिकॉर्ड किया गया है। कॉनिफर वृक्ष अधिकांशतः समशीतोष्ण प्रदेशों में पाए जाते हैं एवं सघन वनों का निर्माण करते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है इट्स नीटेल्स। नीटेल्स जो है वो अनावृत बीजी एवं आवृत बीजी पौधों के बीच की योजक कड़ी। अकॉर्डिंग टू ऑर्बर एंड पर्किन 1908, नीटेल्स इज द ऑर्डर performing a function of connecting link between angiosperm and gymnosperm। अब आवृत बीजियों की वृक्ष प्रवृत्ति में अभिसारिता, यानी कि हम शुरुआत से शुरू किया है बच्चों, हमने टेरिडोफाइट्स बताया, जिम्नोस्पर्म्स बताया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एंजियोस्पर्म ट्री हैबिट कन्वर्जेंस। आधुनिक आवृत बीजी जो है उनकी उत्पत्ति क्रिटेशियस युग से में लगभग 120 मिलियन वर्ष पूर्व मानी जाती है। मतलब प्रेजेंट से क्रिटेशियस युग में जो था वो 120 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर आवृत बीजी पौधों का अवतरण माना जाता है। और आवृत बीजी पौधों का विकास उन विलुप्त जिम्नोस्पर्म पौधों से हुआ माना जाता है जिनमें संभवतः कीट परागण यानी कि जो कीट के द्वारा जो पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है उनके लिए निरूपित होने वाले शंकु पाए जाते हैं, यानी कि जिनमें कॉन्स पाया जाता है। जिन जिम्नोस्पर्म में कॉन्स जो थे वो पाए जाते थे उनमें उनके द्वारा इनकी उत्पत्ति का होना माना जाता है। और आधुनिक प्रभावी आवृत बीजी जो क्रिटेशियस युग के उत्तरार्ध यानी कि लास्ट में एवं प्रारंभिक टर्शियन कल्प में आज से लगभग 60 to 65 मिलियन ईयर्स पूर्व, मतलब हम क्या कह रहे हैं कि प्रेजेंटली हमारे सामने जो सबसे आधुनिक जो प्रभावी आवृत बीजी जो है वो क्रिटेशियस युग के उत्तरार्ध में या फिर टर्शियन जो एरा शुरू हुआ था उसके प्रारंभ में आज से लगभग 60 to 65 मिलियन वर्ष पूर्व अस्तित्व में आए थे। अब आवृत बीजी प्लांट्स को बच्चों आप हम सब जानते हैं कि जॉन रे वो थे बॉटनिस्ट या साइंटिस्ट आप जो भी गए हैं। 1658 में इन्होंने विभिन्न प्रकार के बीजों के अध्ययन किया और उसी के आधार पर उन्होंने यह बताया कि जो लिविंग एंजियोस्पर्म्स हैं
वो उनमें दो प्रमुख क्लासेस होती हैं। फर्स्ट वन इज डाइकॉट्स एंड सेकंड वन इज मोनोकॉट। इन्होंने आवृतबीजियों को दो क्लासेस में डिवाइड कर दिया था, डाइकॉट एंड मोनोकॉट। तो आधुनिक वृक्ष प्रजातियां जो है हमारे परिवेश में दिखाई देने वाले अधिकांशतः वृक्ष जो होते हैं, अधिकांशतः जो मोस्टली हमें जो ट्रीज दिखाई देते हैं वो सब डाइकॉट्स हैं, और कुछ एक जो हैं इनमें से वो एक बीजपत्री भी जातियां पाई जाती हैं, जैसे कि पामी, एगेवेसी, पेंडेनेसी, लिलियसी एक्सेट्रा। और ट्री लाइक मोनोकॉट्स या मूसा की स्पीसीज हैं, एंड बम्बूसा। मूसा एंड बम्बूसा आर एग्जाम्पल ऑफ मोनोकॉट ट्रीज। This is all about little literature of convergence of tree habitat. Thank you very much.